आज हम लोग जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक चल रहा है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में आज हम लोग करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिसे आप दूरदर्शी कहते हैं। टेली मतलब बहुत दूर और स्कोप मतलब देखना। तो टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र हुआ करेगा इसकी मदद से हम बहुत दूर की वस्तुओं को देखा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टेलीस्कोप किसको कहते हैं, दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र हमने कौन सा पढ़ा था, ह्यूमन आई। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप। थर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द फोर्थ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं के, बहुत दूर स्थित वस्तुएं जैसे स्टार्स हैं और सन है, मून है, ये बहुत दूर है। प्लैनेट्स हमको देखने, उनके बारे में जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं के बड़े आकार के प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बनाता है। जो चीजें बहुत दूर होती हैं उनके बड़े आकार के प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बनाता है तथा ये प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। ये प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं और इस प्रकार वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये टेलीस्कोप का इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है। एक्चुअली जो वस्तुएं बहुत दूर होती हैं उनके साथ हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत दूर होने की वजह से वो कितनी भी बड़ी वस्तुएं हों, यहाँ पर हमारी आईज हैं, तो क्योंकि ये बहुत दूर हैं इसलिए जो ये वस्तुएं हमारी आंख पर जो एंगल बनाती हैं, दर्शन कोण बनाते हैं, ये बहुत छोटा होता है। तो भले स्टार्स जो हैं वो सन से बहुत बड़े होते हैं, स्टार्स जो हैं वो सन से साइज में बहुत बड़े हैं, लेकिन स्टार्स इतनी दूर हैं हमसे कि जब वो हमारी आंखों पर एंगल बनाते हैं, उनसे जो दोनों तरफ से लाइट रेज आती हैं, वो हमारी आंखों पर जो भी एंगल बनता है वो इतना छोटा होता है कि एंगल छोटा होने की वजह से हमें वस्तुएं या हमें स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब अगर हम इनको बड़ा कर देंगे, हमने टेलीस्कोप लगाया और हमने इनको बड़ा करके इमेज देखना है, इनकी इमेज को बड़ा करके देखने में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप थोड़ा सा सोचिए, अभी एक वस्तु है जो कि इतनी बड़ी है, ऐसा आप समझ लें ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इस पूरे ऑब्जेक्ट में 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, मतलब ये वस्तु 4 बिंदुओं से मिलकर बनी है। अब अगर किसी ने बोला कि इसकी इमेज को बड़ा कर दो, तो हम इसकी इमेज को कैसे बड़ा कर देंगे, हम इसकी इमेज को बड़ा करने के लिए ऐसे पॉइंट्स को दूर दूर कर देंगे। ऐसा पॉइंट्स अगर दूर दूर कर देंगे तो इमेज धुंधला होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों धुंधला हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी जो 4 लाइट रेज थी, प्रकाश की 4 किरणें, वो सिर्फ इतनी जगह पर प्रकाश दे रही थी, केवल इतनी सी जगह पर रोशनी कर रही थी। अब वही 4 प्रकाश की किरणें इतनी बड़ी जगह को रोशनी देती हैं, तो कौन सी जगह पर इमेज आपको ज्यादा ब्राइट दिखेगा और कौन सी जगह पर डल दिखेगा, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। जब 4 किरणें इतनी जगह को रोशनी देंगी तो इमेज हमको ज्यादा ब्राइट दिखेगा, चमकीला दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। लेकिन अगर वही 4 प्रकाश की किरणें फैलाकर हम इतनी दूर दूर कर देंगे तो अब लाइट कम हो जाएगी और इमेज हमको ब्लर्ड दिखना शुरू हो जाएगी, धुंधली दिखने लगेगी। जैसे इसका एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल है, आप किसी भी बल्ब की ओर देखिए, जब आप बल्ब को देखते हैं तो आपको वहां पर लाइट बहुत ज्यादा दिखती है, बहुत ज्यादा लाइट दिखती है, लेकिन आप जब यहाँ पर वो लाइट आती है टेबल पर, तो वो लाइट उतनी नहीं होती जितनी वहां पर हमको दिख रही है, तो धुंधली होती जाती है। अगर 4 किरणें इतनी सी जगह को लाइट देंगी तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, वही 4 किरणें अगर इतनी जगह पर लाइट देंगी तो इमेज हमको धुंधला दिखेगा। तो टेलीस्कोप में इमेज को बड़े करने में हमारी ये प्रॉब्लम है।
कि हम इमेज को बड़ा तो कर देंगे लेकिन वो धुंधला दिखेगा। आप भी देखते होंगे मोबाइल फोन में कोई भी इमेज आपके सामने है, आप उसको लगातार ऐसा बड़ा करते जाइए। जब आप इमेज को बड़ा करते जाते हैं तो जब बहुत बड़ा कर देते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे में वो इमेज साफ दिखती है आपको, लेकिन जब बहुत बड़ा कर देते हैं तो उसके पॉइंट्स दूर दूर हो जाते हैं और फिर वो आपको उतनी साफ नहीं दिखाई देती, थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। देखा है आप लोगों ने? तो ये प्रॉब्लम होती है। उसकी इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे इतनी सी जगह पर 4 किरणें लाइट देती हैं तो अच्छी खासी रोशनी हमको मिलती है, इमेज हमको ब्राइट मिलता है। हम जब इमेज को बड़ा कर देते हैं तो वो 4 किरणें इतनी दूर दूर हो जाती हैं तो इमेज धुंधला दिखाई देता है। यही तो प्रॉब्लम है। तो हम एक काम करेंगे, हम जो इमेज बनाएंगे उसमें पहले से ही किरणों की संख्या ज्यादा लेके आएंगे। जैसे अभी इतनी जगह पर हम 4 लेके आ रहे हैं, तो अब इतनी ही से जगह पर किरणें हम कितनी लेके आएंगे? 40 किरणें लेके आएंगे। 40 किरणें लेके आएंगे। और उसके बाद देखो, जब 4 लाइट रेज आती थी आप इनको दूर दूर कर देते थे तो इमेज धुंधली हो जाती थी। अब ऑलरेडी हमारे पास इतनी सी जगह पर कितनी किरणें हैं? 40। और अब हम उनको दूर दूर भी करेंगे तो हर जगह गैप में मुझे 4 4 4 या 10 10 10 मिल जाएंगी हमको। तो ये वाला प्रॉब्लम कि इमेज को जब हम बड़ा बनाते हैं तो उसमें लाइट की कमी हो जाती है और वो धुंधला हमको दिखने लगता है। ये वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हम किरणें लेके आएंगे, जो प्रकाश किरणें हम लाएंगे, वो प्रकाश किरणों की जो संख्या होगी वो ज्यादा लाएंगे। हम जहां से लाइट रेज आ रही होंगी वहां से लाइट रेज को ही हम ज्यादा अंदर लेके आएंगे और उससे एक बहुत ब्राइट इमेज बनेगा। फिर उस ब्राइट इमेज को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो लाइट की कमी नहीं पड़ेगी उस पर। तो ये हम करके देखना चाहते हैं। इसलिए जिधर से जो हिस्सा टेलीस्कोप का हम वस्तुओं की तरफ रखेंगे उधर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे ताकि उससे ज्यादा लाइट अंदर एंटर करे। ज्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी, फिर जब हम उसको बड़ा करके देखेंगे तो धुंधली हमको नहीं देखेगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पर लाइट ज्यादा होगी। और अगर कम लाइट उसके अंदर प्रवेश करेगी टेलीस्कोप के अंदर, तो कम लाइट ने प्रवेश किया, उसके बाद आपने इमेज भी बड़ा करके देख रहे हो तो वो इमेज आपको धुंधली दिखेगी। अगर पहले से ही आप ज्यादा किरणें लेके आ जाओगे, किरणों की लाइट गैदरिंग पावर अगर ज्यादा होगी टेलीस्कोप की, तो ऑलरेडी लाइट जब ज्यादा आएगी फिर आप इमेज बड़ा भी कर दोगे तो भी आपको क्लियर इमेज दिख सकता है। अब लाइट को ज्यादा लेके कैसे आएंगे हम, इसका हमारे पास एक तरीका है, वो टेलीस्कोप अभी हम बताएंगे तो आप समझेंगे। जिस तरीके से माइक्रोस्कोप में जब आप इमेज देखते हैं तो उसमें 2 तरीके के समायोजन करते हैं। एक समायोजन करते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने या श्रांत नेत्र के लिए समायोजन, और दूसरा करते हैं हम जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बने। इसी प्रकार हम टेलीस्कोप में भी दोनों समायोजन करेंगे, जिनमें से पहला समायोजन हम कर रहे हैं सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज, श्रांत नेत्र के लिए समायोजन, और दूसरा है सेटिंग फॉर पैरेलल रेस। दूसरा मतलब इसी का दूसरा नाम है कि समांतर किरणों के लिए समायोजन। ये वो वाला समायोजन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, नहीं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, आप यहां पर करेंगे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज, सेटिंग फॉर पैरेलल रेज है ना, इस वजह से। ठीक है, ये उस वक्त किरणें कैसे आएंगी, क्या उनका रे डायग्राम होगा, उसको दिखाने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। अब इस फिगर को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें भी हम 2 लेंसेज का यूज करेंगे।
दोनों उत्तल लेंस होंगे, एक ये होगा और एक यहां पर लगा हुआ है। ये वो लेंस है जो वस्तु की ओर रहेगा। जब हम वो दूर स्थित वस्तु को देखना चाहेंगे तो हम ऐसा टेलीस्कोप रखेंगे अपनी आंख पर, तो बाहर की तरफ जो लेंस रहेगा वो ये वाला लेंस है। और क्योंकि ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, वस्तु की तरफ रहता है, इसलिए हम इस लेंस का नाम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये एक उत्तल लेंस है, ये आप देखकर अब पहचान जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस हम बहुत बड़े साइज का बनाते हैं। बड़े साइज का क्यों बनाते हैं अभी हमने बताया, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूर स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरणें आए वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें इसके अंदर प्रवेश करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें टेलीस्कोप के अंदर प्रवेश कब करेंगी? जब आप उधर से किरणें आएंगी और उधर जो लेंस लगा होगा ये वाला, इसको आप जितना बड़ा बना के रखोगे उतनी ज्यादा लाइट रेज अंदर आ जाएंगी। तो हम इसको बड़े साइज का बनाते हैं, तो ये एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस होता है। बड़ी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होती है और इसका एपर्चर भी ज्यादा होता है, द्वारक भी इसका बड़ा होगा। और ये इसीलिए ताकि ये अनंत से, ये वस्तु से आने वाली ज्यादा से ज्यादा किरणों को अपने अंदर प्रवेश करवा ले। इस वजह से आप छोटा लेंस लगा दोगे तो वस्तु से जो किरणें आएंगी उनमें से ये किरणें बाहर चली जाएंगी, ये बाहर चली जाएंगी, केवल इतनी किरणें अंदर आएंगी। अगर लेंस बड़ा लगाओगे तो वस्तु से आने वाली मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। तो हमने बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस यहां पर हम लगाते हैं। और क्योंकि ये लेंस वस्तु की तरफ रहता है, ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्योंकि वस्तु कहां पर होगी इसमें? अनंत पर, बहुत दूर होगी वस्तु। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? समांतर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें देखो ये कैसे आ रही हैं, सब समांतर। समांतर किरणें आ रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। देखो ये इसकी क्या है, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष है, और जो किरणें अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, वो प्रकाश किरणें आपस में समांतर हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी। ठीक है, अनंत से आने वाली किरणों का एक ही गुण तो है कि वो किरणें आपस में कैसी होती हैं, तो आपस में समांतर होती है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी समांतर हों, ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा। बात समझ आ रही है? ठीक। तो एक बात तो ये आपके दिमाग में रखना है कि जब किरणें बहुत दूर से आएंगी तो वो परस्पर कैसी होंगी? परस्पर समांतर होंगी। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लेंस के मुख्य अक्ष के भी समांतर हों। तो ये आपस में समांतर आ रही हैं, ठीक है। आपस में समांतर आई, अभिदृश्यक लेंस पर पड़ी, अभिदृश्यक लेंस पर पड़ी तो ये उसका एक इमेज बनाएगा, क्योंकि यहां कहीं बहुत दूर यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगी। और वहां से 3 किरणें हम लेके आए, बहुत सारी आ रही होंगी, हमने इमेज के लिए केवल 3 किरणों को कंसीडर किया है बस। ठीक है, अच्छा। ये तीनों किरणें लेंस पर पड़ी। अब ये वाली जो प्रकाश किरण है तो प्रकाशी केंद्र से जा रही है, तो ये तो मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी। ये दोनों मुड़ेंगी और अगर ऐसे जा रही है थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदर की ओर झुकेंगी, सिकुड़ेंगी, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करके किरणें कहाँ बनाएगा? तो जब अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। अब ये वाली जो प्रकाश किरणें आ रही हैं कहां पर मिलेंगी? मुख्य फोकस पर। तो इसका कहीं मुख्य फोकस होगा, हमने मान लिया इसका मुख्य फोकस यहां पर पड़ता है, यहां पर FO है इसका। FO क्यों? ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो इसका मुख्य फोकस इतनी दूर पड़ता है। ये यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी, ये हमने मान लिया FO के बराबर है।
ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, एफ ओ, स्मॉल एफ। ठीक है, अब एक चीज मैं इसमें और आपको बताना चाहता हूं कि दो बातें और आपको याद रखनी है। अगर कोई उत्तल लेंस होता है, ये उसकी मुख्य अक्ष है, किरणें समांतर आती हैं। अगर किसी भी उत्तल लेंस में किरणें समांतर आ रही हैं और वो मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तब तो वो अपवर्तन के बाद कहां से जाती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। लेकिन अगर उत्तल लेंस है और किरणें आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो फिर मुख्य फोकस पर नहीं मिलेंगी, लेकिन फोकस तल पर मिलती हैं। फिर ये पूरा फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस होगा। इस फोकस से जाने वाला एक प्लेन अगर हम ऐसा बना दें समतल, तो उस समतल पर ही कहीं पर ये किरणें मिलती हैं। ये एक चीज और याद कर लें, नहीं तो आपको ये वाली बात भी कंफ्यूजन करेगी। आप घर जाएंगे फिर आप सोचेंगे कि समांतर आने वाली किरणें तो मुख्य फोकस पर मिलती हैं और ये किरणें तो मुख्य फोकस पर नहीं मिली, ये तो यहां मिल रही हैं जाके, देख रहे हैं आप। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर मिलती हैं और यहां भी किरणें समांतर आई हैं लेकिन वो मुख्य फोकस पर नहीं मिल रही हैं। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा, आप बड़े गौर से उसको सुन लीजिएगा। पहली, कि जो किरणें आपस में समांतर आती हैं और वो मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं, आपस में भी समांतर हों, मुख्य अक्ष के भी समांतर हों, उस वक्त अपवर्तन के बाद वो किरणें कहां पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर। लेकिन अगर परस्पर समांतर हैं पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस वाले पॉइंट पर नहीं मिलेंगी लेकिन उसके तल पर मिलेंगी। उस तल को हम बोलते हैं फोकस तल, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो अगर ये इसका मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से जाने वाला अगर मैं कोई प्लेन बना देता हूं, कोई तल बना देता हूं ऐसे, ये मुख्य फोकस है, इससे जाने वाला एक तल हमने ऐसे बना दिया, आर पार मैंने यहां पर ऐसा लगा दिया, ये मुख्य अक्ष है और ऐसा एक तल बनाया। तो वो किरणें मुख्य फोकस पर नहीं मिलेंगी लेकिन तल पर कहीं ना कहीं वो मिलेंगी। बात समझ में आई? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। कौन कौन से पॉइंट फिर से बताइए मुझे। अगर दूर से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तो वो कहां पर मिलेंगी, मुख्य फोकस वाले बिंदु पर मिलेंगी। लेकिन अगर प्रकाश किरणें दूर से जो आ रही हैं वो आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो फिर वो कहां मिलेंगी, वो फोकस तल पर मिलेंगी, फोकल प्लेन पर मिलेंगी। और यही रीजन है कि ये प्रकाश किरणें कैसी थी, आप देखिए, ये जो प्रकाश किरणें दूर से आ रही थी ये आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, इसलिए मुख्य फोकस पर तो नहीं मिली, फोकस तल पर जरूर मिली इस जगह पर। तो ये सब यहां पर आ गई और यहां पर हमने देखा ये हमको एक ब्राइट इमेज मिलती है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, फोकस, इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एफ ओ के बराबर होगा। इतना मुख्य फोकस इधर भी इतनी ही दूरी पर पड़ेगा। दो मुख्य फोकस होते हैं ना, एक उधर प्रथम और इधर की तरफ नहीं, इधर प्रथम उधर द्वितीय उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में उधर प्रथम इधर द्वितीय पड़ेगा। ठीक, ये यहां पर इमेज बनी, ये इमेज बहुत ब्राइट बनेगी, बहुत ज्यादा चमकीली इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि इससे किरणें आई हैं तो बहुत ज्यादा किरणें आई होंगी और बहुत ज्यादा अगर लाइट रेज आई होंगी तो वो बहुत सारी लाइट रेज इतने में मिल रही हैं, अगर इतने में मिल रही हैं तो ये इमेज बड़ा ब्राइट बना होगा। अब ये इमेज के सामने फिर हमने एक यहां पर लेंस रख दिया, ये भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास हमने रख दिया यहां पर, या एक दूसरा उत्तल लेंस हमने लगा दिया, और ये दूसरा उत्तल लेंस इसको हम बोलेंगे आई पीस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका या नेत्र अभिनेत्र लेंस।
नेत्रिका बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम रखा हमने अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस हमने इसका नाम रखा। ये वाले लेंस की फोकस दूरी भी छोटी होती है, फोकस दूरी इसकी छोटी होगी, और इस लेंस का जो एपर्चर होगा, द्वारक होगा, वो भी छोटा होगा। फोकस दूरी भी छोटी होगी और उसका द्वारक भी छोटा होगा, ये लेंस जो हम यहां पर लगाएंगे। और क्योंकि हम कौन सा समायोजन कर रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब हम कहां बनाना चाहते हैं, अनंत पर बनाना चाहते हैं। अब इस लेंस के लिए ये वाला प्रतिबिंब काहे का काम करेगा, वस्तु का, और आप इस लेंस से इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाहते हैं। तो बता सकते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से अनंत पर कब बन सकता है, जब वस्तु उसके मुख्य फोकस पर हो। तो अगर आप इस लेंस से इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाहते हैं तो इसको इसके कहां बनना चाहिए, मुख्य फोकस पर बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये अभिनेत्र लेंस हमने आगे पीछे खिसकाया, स्लाइड किया इसको, और ऐसा सेट किया कि इसका जो मुख्य फोकस हो कहां पर आ जाए, इसका मुख्य फोकस इस जगह पर आ जाए, Fe पर। Fe क्यों, आई पीस है, इसलिए हम इसको E से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। और Fe फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस Fe के बराबर हो जाएगी। देखो इस लेंस से भी प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर, क्योंकि किरणें अनंत से आ रहे थे। समायोजन हम अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा आगे पीछे हम ऐसा स्लाइड करेंगे कि इसका, इस लेंस का जो मुख्य फोकस हो वो भी इसी पॉइंट पर चला जाए। क्योंकि अगर मुख्य फोकस यहां पर आएगा तो उस समय इस लेंस के मुख्य फोकस पर यह वस्तु होगी, और फिर ये लेंस इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा, अनंत पर बना देगा। तो इसको थोड़ा आगे पीछे खिसका के ऐसा समायोजित करते हैं कि ये Fe इसी बिंदु पर आ जाए, इस जगह पर। उस समय यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Fe के बराबर डिस्टेंस आ जाएगी। और अगर इस प्रतिबिंब का नाम रखना चाहें तो A-B- आप नाम रख सकते हैं। तो देखिए आज कितना स्ट्रेंज चीजें हैं। FO भी यही पॉइंट है, FE भी यही वाला पॉइंट है, और B' भी यही वाला पॉइंट है। तो FO, FE, B' तीनों सेम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले समायोजन में। अब अगर इस लेंस का मुख्य फोकस यहां पर है तो ये वाली जो प्रतिबिंब है जो कि इसके लिए वस्तु का काम कर रही है, ये इसके मुख्य फोकस पर है। मुख्य फोकस पर है तो ये प्रतिबिंब कहां बना देगा, अनंत पर। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या तरीका है हमारा, एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर भेज देते हैं, ऐसे गई। ये अपवर्तन के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो नेत्रिका का एक मुख्य फोकस इधर, एक मुख्य फोकस इधर, तो समांतर गई और मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण कैसी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अब अगर मुझे इमेज देखनी है तो यहां पर हम अपनी आइस को सेट करेंगे और इमेज देखेंगे। तो क्योंकि ये दोनों किरणें हमारी आंख पर कैसे प्रवेश कर रही हैं, समांतर, तो वो आगे तो कहीं काटेंगी नहीं। इनको हम पीछे बढ़ाते जाते हैं तो पीछे भी ये कहीं नहीं काटेंगी, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर समांतर हैं तो हम क्या मानते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के बनेगा। अब ये बताएं क्या आपको इसका रे डायग्राम समझ में आ गया, नहीं समझ आया, आ गया सबको। अच्छा, दो चीजें और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे जब आप आवर्धन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको कोण चाहिए दो, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एंड एंगल मेड बाय इमेज। हमारी आंखों पर वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब कोण, और हमारी आंखों पर प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ कोण
सबसे पहले वस्तु के द्वारा बना हुआ कोण, ये किरणें कहां से आ रही हैं? वस्तु से। तो हमारी आंखों पर वस्तु के द्वारा जो बना कोण है वो ये वाला होगा, अल्फा। आंख पर वस्तु के द्वारा बने कोण को काहे से लिखते हैं? अल्फा से। अच्छा, हमारी आंखों पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कौन सा है? तो प्रतिबिंब की ये किरणें जा रही हैं ऐसे पीछे बढ़ाने से, तो हमारी आंख पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण ये वाला एंगल कौन सा है? ये बीटा है। ये बात नहीं समझ में आई आपको? हाँ, आप एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि उसमें तो होता है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, पर हमारी आंखें तो यहां पर हैं, कोण तो यहां बन रहे हैं, एक यहां बना है वस्तु के द्वारा और प्रतिबिंब से जो लाइन आ रही थी उसके द्वारा यहां बना, जबकि हमारी आंखें तो यहां रखी इतनी दूर। ये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि उसमें जो फॉर्मूला है उसमें तो बीटा होता है प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और अल्फा होता है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और ये तो आंख में नहीं बन रहे। तो आप परेशान मत हो। किरणें आ कहां से रही हैं? बहुत दूर से आ रही हैं, और बहुत दूर से अगर किरणें आ रही हैं अनंत से, और आपका टेलीस्कोप इतना लंबा है और यहां पर आप आंख रख के ऐसा देखते हो, बात समझ में आई? तो किरणें आ कितनी दूर से रही हैं? अनंत से। उन किरणों के लिए ये वाले डिस्टेंस ना के बराबर है। बात समझ में आ रही है? इसलिए उन किरणों के लिए कोण यहां पर बने, कोण यहां पर बने या कोण हमारी आंख पर बने, उनके लिए सब एक ही बात है, एक ही चीज है वो। ये कुछ बात मेरी समझ में आ रही है कि किरणें की जो ट्रेवल करके डिस्टेंस आई हैं वो दूरी कितना तय करके आई है? अनंत, बहुत दूरी। आपका टेलीस्कोप इतना बड़ा है, अगर टेलीस्कोप इतना बड़ा है तो उतनी अनंत दूरी के लिए ये टेलीस्कोप का डिस्टेंस मायने रखता है क्या? कोई मायने नहीं रखता, और इतनी दूरी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाई चांस सोचिए आप जा रहे हैं कहीं पर रास्ते में और सन आपको इधर की तरफ दिखता है, इधर की तरफ बिल्कुल सूर्य आपको दिखता है, फिर थोड़ा चले जाइए यहां से वहां तक, आप आधा किलोमीटर दूर चले जाइए, फिर आपको सन कहां दिखेगा? इधर पीछे दिखेगा? कहां दिखेगा? आप भी उधर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सन इतना दूर है कि अगर आप आधा किलोमीटर भी चले गए हो तो भी वो वहीं दिखता रहता है आपको। रात में कभी जब आप चांदनी रात में चलते हैं तो आप देखें चंद्रमा मुझे एक जगह पर दिखता है, लेकिन अगर हम बहुत दूर निकल जाते हैं उसके बाद फिर देखते हैं फिर भी वहीं दिखता है। तो वो डिस्टेंस के लिए आपकी छोटी मोटी डिस्टेंस मायने नहीं रखती है, इसलिए ये वाला कोण भी हम कहां पर बना हुआ मानते हैं? आंख पर। ये वाला कोण भी हम कहां पर बना हुआ मानते हैं? आंख पर। और ये आंख हम टेलीस्कोप के बगल में ही रख के यहां देखते हैं। ठीक है, तो आप इससे परेशान मत होइए। तो ये हमने क्या बना लिया? प्रकाश का किरण आरेख बना लिया। अब आप बताएं ये डायग्राम आपको समझ आ गया? फिर से अब दर्शक ने प्रतिबिंब कहां पर बनाया? फोकस तल पर, FO पर, क्योंकि अनंत से किरणें आ रही थी। इसको हमने कैसा समायोजित किया, कैसा सेट किया? ऐसा सेट किया कि इसका जो मुख्य फोकस हो वो इसी पॉइंट पर आ जाए, क्योंकि हम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना चाहते थे, तो यहां पर हमने कर दिया इसको। और इसके बाद ये पूरा रे डायग्राम आपके सामने है। तो हमने समायोजन तो कर दिया, अब हम देखना चाहते हैं मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना चाहते हैं। और हुआ तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ, इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता, कैपिटल M। सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। हमारी आंख पर बनेगा ये सबको मालूम है, इसलिए हम नहीं लिख रहे उसको।
कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बना है वो बीटा है, वस्तु के द्वारा जो बना हुआ है वो कितना है, वो अल्फा है। अब क्योंकि ये कोण बहुत छोटे छोटे होंगे, क्यों बहुत छोटे छोटे होंगे, क्योंकि बहुत दूर से किरणें आ रही हैं और लगभग समांतर सब आ रही हैं, तो ये किरणें बहुत छोटे, ये जो एंगल होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे कोणों के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये चीज समझ आ गई। अच्छा, m इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू बताओ, ध्यान से देखिए, ये बीटा है, इस त्रिभुज को हम लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को। सभी बच्चों को ये ट्रायंगल दिखा, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बताओ। ये हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसका नाम है A डैश B डैश E, और इसमें tan बीटा अगर निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, A डैश B डैश अपॉन E B डैश। तो इस पे हमने लिख दिया A डैश B डैश अपॉन E B डैश अपॉन tan अल्फा। ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा हो गया, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा बताइए, हम कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, ध्यान से देखना, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। दिख गया सभी बच्चों को, ये वाला ट्रायंगल। तो tan अल्फा की वैल्यू बताइए, लंब बटे आधार, A डैश B डैश अपॉन OB डैश। तो ये हमने लिख दिया A डैश B डैश अपॉन OB डैश। A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर बचेंगे वो पलट जाएंगे, तो M विल बी इक्वल टू OB डैश अपॉन EB डैश। ठीक है, अब OB डैश की वैल्यू कितनी है बताइए, OB डैश FO, वेरी गुड। ये क्या चीज है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और प्लस में ली जाए कि माइनस में ली जाए, इस लेंस के इधर है इसलिए डिस्टेंस कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी, अपॉन EB डैश। EB डैश, सारी किरणें इधर की तरफ जा रही हैं और ये इधर की तरफ नापी जा रही है, तो कैसा लेना पड़ेगा, माइनस, और कितनी डिस्टेंस है ये, FE, बहुत बढ़िया, माइनस FE। इस तरह से आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या बना, माइनस FO अपॉन FE। दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर एट दैट सिचुएशन व्हेन वी आर डूइंग द सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज। जब हम टेलीस्कोप का समायोजन रिलैक्स्ड आइज के लिए कर रहे हैं, श्रांत नेत्र के लिए कर रहे हैं, उस समय आवर्धन क्षमता आपको मिलेगी माइनस FO अपॉन FE के बराबर। माइनस निशान आपको क्या बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। बात समझ में आई, माइनस का और कोई पर्पस नहीं है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो फाइनल इमेज बन रही है दैट इज नॉट इरेक्ट, दैट इज इन्वर्टेड इमेज, वो उल्टा बन रही है, सीधी नहीं है वो। तो नेगेटिव साइन केवल बस आपको इतना बताता है। और FO अपॉन FE ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। FO अभिदर्शक की फोकस दूरी है, FE अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका की फोकस दूरी है। समझ में नहीं आया? अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आप चाहते हैं कि टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता बढ़ जाए, ये और इमेज को बड़ा बनाए, तो क्या करना चाहिए? अभिदर्शक की फोकस दूरी को कैसा रखना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा, क्योंकि आवर्धन क्षमता अभिदर्शक की फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो आपको, अगर आप चाहते हो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो टेलीस्कोप की, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी कैसी रखनी पड़ेगी? ज्यादा, और अभिनेत्र की फोकस दूरी कम। तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हो? आंसर है अभिदर्शक की फोकस दूरी बड़ी कर देंगे और नेत्रिका की फोकस दूरी, तभी तो अभिदर्शक की फोकस दूरी बड़ी कर देंगे और नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी कर देंगे। माइक्रोस्कोप को याद करिए,
माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ पा रही थी? जब दोनों की फोकस दूरियों को कम कर रहे थे। ये डिफरेंस है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कुछ बात समझ पा रहे हैं आप? तो माइक्रोस्कोप में आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ती थी? जब अभिदृश्यक और अभिनेत्र दोनों लेंसेज की फोकस दूरी को हम क्या कर देते थे? छोटा कर देते थे, कम कर देते थे। यहां पर आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ पा रही है? जब आप अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बड़ा करोगे और नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करोगे। कुछ बात समझ आई आपको? अच्छा, इसमें यह भी एक चीज पूछी जाती है, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड, दूरदर्शी की लंबाई। मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप, लंबाई आप कैसे उसकी नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो आंसर है अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टेलीस्कोप की लंबाई होगी। नहीं समझ आया आपको? तो कितनी डिस्टेंस है आज यहां से यहां तक का? देखो, FO प्लस FE, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एट दिस सिचुएशन। इस समय दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE के बराबर आ जाएगी। तो ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उसके लिए समायोजन, समायोजन के बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के बाद दूरदर्शी की लंबाई। और इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना होगा, इसलिए। बात समझ में आई? और आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं आप? अभिदृश्यक की फोकस दूरी कैसी रखनी पड़ेगी? ज्यादा, नेत्रिका की कम। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या है कि माइक्रोस्कोप में दोनों लेंसेज की फोकस दूरी हमको कम ही रखनी पड़ती है, जबकि अभिदृश्यक में टेलीस्कोप में अभिदृश्यक की ज्यादा और अभिनेत्र की कम रखनी पड़ती है। समझ आई बात आपको? और सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने का काम आता है और ये बहुत दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है। तो अगर कभी डिफरेंस लिखने को आ जाए तो आप डिफरेंस लिख सकते। बात समझ में आई? ये चीज है। अब इसका एक दूसरा सेटिंग भी आपको आना चाहिए, दूसरा समायोजन भी आपको आना चाहिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो आप इसे नोट करें, हम उसको भी करते हैं, ठीक है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, ये वाला समायोजन कैसे करेंगे? इस वाले समायोजन को करने के लिए देखो, हमारा आधे से ज्यादा फिगर वही है, उसी में हम थोड़ा सा सुधार कर देंगे, अमेंडमेंट्स कर देंगे, और लेकिन आप अलग से फिगर बनाएं, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले ये फिगर तो अभिदर्शक ने इमेज बना दिया है दूर स्थित वस्तु का। अब ये वस्तु, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम करेगी। तो हम एक काम करेंगे, समायोजन क्या करेंगे? देखो, समायोजन ये करेंगे, अब हम इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना चाहते, तो फिर से इसको थोड़ा आगे पीछे खिसकाएंगे और ऐसा आगे पीछे खिसकाएंगे कि इसका जो मुख्य फोकस हो, अभी हमने इसका मुख्य फोकस स्लाइड करके कहां पर रखा था? इस जगह पर। अब हम इसका मुख्य फोकस इतना खिसका देंगे इधर की तरफ कि इसका जो मुख्य फोकस हो वो मुख्य फोकस यहां पर आ जाए, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पर आ जाए। मतलब अभिदर्शक के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस के अंदर आ जाए, ऐसा समायोजन करेंगे। समझ आया? अब इतनी ही दूरी पर उधर भी मुख्य फोकस होगा इसका, तो अगर इतनी ही दूरी पर उधर भी मुख्य फोकस होगा तो इधर भी इतनी ही दूरी पर मुख्य फोकस कर लेते हैं, ठीक? अब प्रकाश किरणों को देखिएगा, इधर ये मुख्य फोकस नेत्रिका का है, इधर ये मुख्य फोकस नेत्रिका का है। अब ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए काहे का काम करेगा? वस्तु का। अब अगर ये वस्तु का काम करेगा तो प्रतिबिंब बनाएगा। कहां बनेगा? थोड़ा ध्यान से देखें। समायोजन समझ में आया कैसे करना है? क्या करना है बताएं? अभिनेत्र लेंस को ऐसा थोड़ा सा आगे या पीछे खिसकाना है कि इसका जो मुख्य फोकस हो, जो कि यहां था, अब थोड़ा सा कहां पर आ जाए? यहां पर। मतलब अभिदर्शक के द्वारा जो बना ये वाला प्रतिबिंब है,
ये इसके मुख्य फोकस के अंदर आ जाए, ऐसा करना है आपको। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखें। एक प्रकाश किरण फिर से समांतर गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश किरण, वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी इससे। ये इसके मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी FE, यूं इस तरह से। अब इसको देखने के लिए फिर से हम अपनी आंखों को यहां सेट करेंगे। अगर यहां पर आंखों को सेट करेंगे तो ये प्रकाश किरणें तो फैल रही हैं, हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो देखते हैं यहां कहां काटती हुई नजर आएंगी हमको। ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी इस तरह से, और ये वाली जो लाइट रे है वो ऐसे आ रही है। मुझे और थोड़ा ऐसे इसको डालना चाहिए ताकि ये किरणें यहाँ पर आके मिल जाएं। देखो आप ये कर लीजिएगा, समझ गए होंगे क्या करना है आपको। किरणें ऐसा मोड़ना है आपको बनाते वक्त कि ये जो दोनों किरणें होंगी आपकी, ये दोनों किरणें यहां कहीं जाकर ऐसा मिल जाएंगी जाके यहाँ पे। जब मिल जाएंगी तो वहीं इसका अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा। बना लेंगे वो, आप नहीं समझ पाएंगे आप बना लेंगे, अदरवाइज मुझे इस रे को और थोड़ा फैलाना पड़ेगा। तो आप कर लीजिएगा कि जब ये दोनों किरणें हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाते जाइए, यहां जाके कहीं एक दूसरे को काटेंगी और वहां पर ये अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये अंतिम प्रतिबिंब हमने कितनी दूरी पर बनाया है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया है तो ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? ये डिस्टेंस D के बराबर आ जाएगा। बात समझ आई आपको? अब इस लेंस के मुख्य फोकस के पहले वस्तु रखी है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो इसने इमेज कैसा बनाया होगा? सीधा बनाया होगा एक तो, क्यों? मुख्य फोकस के अंदर है ना, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़े साइज का बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, तो उसकी ओर बन रहा है। तो ये काम एक छोटा सा काम है, ये आपको कर लेना है। ये किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, उसी जगह पर ये इमेज ऐसा बन जाएगा। और आप इससे बिल्कुल परेशान मत होना कि ये इमेज आपका इस लेंस के इधर आ गया है या इस लेंस के उधर चला गया है। ये इमेज कितनी दूर बनेगी जाके? 25 सेंटीमीटर पर। अब अगर आपका टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर से छोटा है तो ये इमेज लेंस के बाहर निकल जाएगा। अगर टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ये इमेज इसके अंदर बन जाएगा। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमारा तो यहां बना है और हमने जो बनाए वो यहां बना और आप जो बनाओगे वो यहीं बन जाएगा। आप उससे परेशान मत होइएगा। लेकिन जहां काटे वहीं पर जाके इस इमेज को बनाना है आपको। ठीक है, इस इमेज का हमने नाम रख दिया A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, एंगल फिर से वही रहेंगे। प्रतिबिंब से लाइन आ रही है, आंख पर बना दर्शन कोण बीटा, यहां से वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना था? अल्फा। दूरियों को थोड़ा सेट कर लेते हैं जरा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये FE होगी? यहां से यहां तक की दूरी, क्या ये FE लिख दें हम इसको? FE नहीं होगी। क्यों? क्योंकि FE तो यहां से यहां तक की दूरी है इस बार। तो ये क्या होगी? ये UE होगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी और नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, तो UE लिखेंगे। तो FE कहां होगा? इस बार FE ये होगा बेटा,
ये एफ ई के बराबर होगा इस बार। समझ आ रहा है आपको? ऐसा। अच्छा, तो ये यू ई हो गया, ये एफ ई हो गया, ठीक है। ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब यहां कहीं ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनेगा। समायोजन समझ आ गया? रे डायग्राम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस थोड़ी सी फिगर में भी कमी है कि इसको यहां मिलना चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए मुझे इसको फिर और फैलाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा काम है, ये आप कर लीजिएगा। फिर से आते हैं, इस केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या बनेगा? आवर्धन क्षमता के लिए वही फॉर्मूला, एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा अपॉन अल्फा। और बहुत छोटे कोण अगर हैं तो बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan बीटा आप इससे मत निकालें, यहीं से निकाल लें, बात तो वही है। आप देखो वही लाइन तो ये आ रही है बेटा, तो आप चाहे ए डबल डैश बी डबल डैश से निकालो, चाहे ए बी से एंगल निकाल लो, बात तो वही रहेगी, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहीं से निकाल देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, और अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश आ गया। अब इनकी वैल्यू लिखनी है हमको। m इज इक्वल टू ओ बी डैश कितना है? एफ ओ। प्लस लिया जाए कि माइनस? प्लस में लिया जाए। ई बी डैश कितना है? ई बी डैश बताइए, यू ई लिखे कि एफ ई लिखे? यू ई इस बार लिखना चाहिए, माइनस की प्लस, माइनस यू ई। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एफ ओ, या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई। देखो बताइए, इसमें कुछ गलती तो नहीं है? आप मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर से माइनस एफ ओ अपॉन यू ई आ जाएगा। लेकिन आवर्धन क्षमता का भी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और हम करके दिखाएंगे आपको, आप ध्यान से देखिएगा जरा। हम कैलकुलेशन नेत्रिका के लिए करना चाहते हैं। नेत्रिका के लिए क्या आप मुझे बताएंगे, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए u की वैल्यू कितनी है? u क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका के लिए वस्तु तो ये है ना, कितनी दूरी पर है? u e दूरी पर है, तो इसके लिए u की वैल्यू है माइनस यू ई। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? d दूरी पर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि ये भी तो लेफ्ट साइड में है। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए ये कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। अब हम एक सूत्र लगाना चाहते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ से। ये फॉर्मूला याद है आपको, लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन वी की जगह पर माइनस डी, 1 अपॉन यू की जगह पर माइनस यू ई, 1 अपॉन एफ की जगह पर एफ ई। पहले ये बताएं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई आपको? नेत्रिका के लिए वस्तु ये है यू ई दूरी पर, तो u बराबर माइनस यू ई। प्रतिबिंब d दूरी पर बन रहा है, तो v बराबर माइनस डी। लेंस उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, तो पॉजिटिव ले ली। ये लेंस फॉर्मूले पे हमने वैल्यूज अप्लाई कर दी, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपॉन डी उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहां बचेगा 1 अपॉन यू ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन यू ई, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है। ये जो 1 अपॉन यू ई का मान आया है, ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू यहां लिख देंगे, ये भी तो 1 अपॉन यू ई है, लिख दो। इसलिए m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई की जगह पर
1/Fe प्लस 1/d। इतना समझ आया? आप चाहें तो यहां से Fe कॉमन ले सकते हैं, 1/Fe कॉमन कर लो, तो आवर्धन क्षमता के लिए क्या सूत्र बनेगा? -FO/Fe। -FO तो पहले से ही है, 1/Fe बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा यहां पर 1 प्लस, और जब 1/Fe का भाग दोगे इसमें तो Fe पलट के ऊपर आ जाएगा, Fe/d। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र बना। कब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, उस समय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये। यहां भी निशान कैसा आ रहा है? माइनस। ये माइनस निशान क्या बताता है? कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और आप देख भी रहे हैं उल्टा बन रहा है। ये वाला मैग्निफिकेशन बड़ा है या पहले वाला मैग्निफिकेशन ज्यादा था? ये वाला ज्यादा है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपकी आंखें, अगर आपको बहुत देर तक देखना पड़ेगा तो इसमें आपकी आंखें थोड़ी ही देर में थक जाएंगी। बात समझ आ रही है कुछ आपको? ये होगा इस पे। लेकिन आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी आएगी? बताइए, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? दूरदर्शी की लंबाई मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, दोनों लेंस के बीच की दूरी बताइए। FO+Fe या FO+UE? FO+UE, FO+UE। इस समय दूरदर्शी की ये लंबाई हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र दूरदर्शी की लंबाई। बात समझ में आई कुछ आपको? नहीं समझ आया? तो ये है हमारा टेलीस्कोप, और इसको हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। कौन सा दूरदर्शी नाम रखा गया है इसका? खगोलीय दूरदर्शी। इसको बनाया किसने था? न्यूटन ने। इसलिए इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये इमेज को कैसे दिखाती है? उल्टा। प्रतिबिंब को कैसे दिखाती है? आप किसी भी स्टार को देखेंगे, स्टार कैसा दिखेगा, लेकिन हमको पता नहीं चला था कभी भी कि ये हमको उल्टा दिख रहा है। आप जानते हैं क्यों? हमने, अगर किसी ने भी इससे स्टार्स को देखा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? इससे उल्टा। लेकिन वो कभी भी ये नहीं जान पाया कि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। वो कभी जान नहीं पाया। क्यों? कोई चीज उल्टा है या कोई चीज सीधा है, आप जान ही कब पाते हो? जब आप उसको पहले से आपने देखा हो उसको। तो आपको क्या पता कि स्टार सीधा होने पर कैसा होता है और उल्टा होने पर कैसा होता है? तो आपको उल्टा दिखे सीधा दिखे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक खगोलीय दूरदर्शी था जो कि न्यूटन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया था? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। लेकिन इससे इमेजेस कैसे दिखा करते थे? इससे इमेजेस उल्टा दिखा करते थे। लेकिन उल्टे दिखने से हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम तो स्टार्स को पहचानते ही नहीं है कि जब वो सीधा रहता है तो कैसे दिखता है हमको। भाई हम आपको पहचानते हैं, तो आप ऐसा आते हो तो हम कहते हैं आप सीधे आए हो, और आप अगर सर के बल आओगे तो हम क्या बोलेंगे? आप उल्टा आ गए। अगर आप रजिस्टर को पहचानते हो, ये इंक को आप पहचानते हो, तो आप कहते हो कि ये इंक सीधी रखी हुई है। हम इसको ऐसा कर देंगे तो आप कहोगे कि अब ये, तो आप कब कहते हो कि ये उल्टा रखी हुई है? आप उसको पहचानो तो। लेकिन इससे पहले तो हम स्टार्स को जानते नहीं थे वो सीधा उल्टा दिखता कैसा हमको, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो उल्टा दिखता है सीधा दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम उस दिन हो गई जिस दिन इससे ऐसा देखते देखते, ऊपर की ओर देखते देखते धोखे में इसको नीचे झुका दिया। जब नीचे झुका दिया तो आप दिख गए हमको इससे, और आप कैसा दिखे? हम आपको पहचान गए कि इससे सारी चीजें कैसी दिखती हैं। इससे तो सारी चीजें इन्वर्टेड दिखती हैं। तो हमको एहसास हुआ उस वक्त कि इस टेलीस्कोप से सारी चीजें कैसी दिखती हैं? उल्टी दिखती हैं और सीधी नहीं दिखती। लेकिन स्टार्स को देखते वक्त हमें यह एहसास कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको पहचानते ही नहीं है कि वो सीधा दिखता ही कैसा है आखिरकार। तो
तो हम उल्टे ही देखते रहते हैं उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। समझ आ रहे हैं आपको? तो क्या, फिर से एक क्वेश्चन आया, तो क्या इससे हम इमेज को कभी भी सीधा करके देख नहीं सकते? आंसर है देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? उसके लिए हमको एक खास अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? इसी में सुधार कर देना है थोड़ा सा। क्या सुधार कर देना है? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उसको सुधार करके आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो ये वो रे डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप वस्तुओं के प्रतिबिंबों को सीधा बना सकते हैं, ठीक है? अभी तक आपने जो टेलीस्कोप देखा, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे। तो सीधे करने के लिए हम एक ये टेलीस्कोप यूज करते हैं। आप देखिए, मैं इसका रे डायग्राम आपको समझाता हूं। यहां पर एक ये लेंस लगा हुआ है सबसे आगे, और यहां अनंत पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ऐसा इन्फिनिटी पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, और वहां से ये सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं। अगर ये सारी प्रकाश किरणें वहां से आ रही हैं, तो क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, तो ये आपस में कैसी है? समांतर। सबसे पहले आकर ये इस लेंस पर पड़ती हैं, और इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि इसका नाम क्या है? अभिदृश्यक लेंस, ठीक? तो सबसे पहले प्रकाश किरणें आकर इस पर पड़ी, क्योंकि ये आपस में तो समांतर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, इसलिए किरणें कहां पर ये प्रतिबिंब कहां बनाएंगी? तो आंसर है ये प्रतिबिंब बनाएंगी अपने फोकस तल पर, ठीक है? ये आपको अभी हमने बताया भी है फिलहाल। तो ये सभी किरणें, ऐसा लेंस इसको मोड़ता है, ये जो प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है, बाकी ये किरणें मुड़ती है, लेंस अपनी पावर के हिसाब से उसको मोड़ता है, और यहां पर सारी किरणें जाकर मिलती हैं। और इस तरह से ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो हमने इसको O मान लिया। आपको याद होगा इसकी जो फोकस दूरी होती है उसको हम FO से लिखा करते हैं, ठीक है? फोकस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस ने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनाया। इस प्रतिबिंब का नाम हम रख देते हैं A', B', ठीक है? अब ये वाला जो प्रतिबिंब है, क्योंकि हम इसको उस सीधा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने एक और एक्स्ट्रा लेंस यहां पर लगाया, एक और एक्स्ट्रा लेंस हमने यहां पर लगाया। और ये जो लेंस लगा हुआ है इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं F। इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी मान ली? F। और इस लेंस को हमने ऐसा एडजस्ट किया आगे पीछे खिसका करके कि इसकी एक फोकस दूरी होगी। हमने इस लेंस को आगे पीछे खिसका के इस तरह से एडजस्ट किया कि इसका प्रिंसिपल फोकस यहां रहे, लेकिन इस पॉइंट पर इसका 2F आ जाए। इस पॉइंट पर इस लेंस का 2F आ जाए। 2F समझते हैं ना? फोकस दूरी, और फोकस दूरी का 2 गुना। तो हम इस लेंस को ऐसा आगे पीछे खिसकाएंगे कि इस लेंस का 2F जो होगा वो यहां पर होगा, इसका जो F होगा वो यहां पर होगा, और इस लेंस का 2F इस जगह पर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा याद करिए, अगर किसी भी लेंस के 2F पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? लेंस से इमेज फॉर्मेशन की पूरी टेबल बताई थी हमने आपको, और सारे के सारे प्रतिबिंब बना के दिखाए हमने आपको। तो अगर आपको याद है तो प्लीज बताएं कि अगर किसी भी लेंस के सामने 2F दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वो कहां बनाता है? सुनिए मैं बताता हूं, दूसरी ओर 2F दूरी पर ही बनाता है, और उतना ही बड़ा इमेज बनाता है। आपकी कॉपी में अगर लिखा है तो आप देख सकते हैं, पढ़ते नहीं हो घर में तुम लोग। किसी भी लेंस के सामने 2F दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F दूरी पर ही बनता है, उतने ही साइज का बनता है, साइज भी सेम रहता है, और उससे उलट जाएगा। अगर ये ऐसा है
तो जो इमेज बनेगी वो ऐसी हो जाएगी। अगर वस्तु उल्टी रखी है तो इमेज सीधी हो जाएगी, अगर वस्तु सीधी रखी है तो इमेज उल्टी हो जाएगी। तो ये लेंस को हमने ऐसा एडजस्ट किया कि इसका 2f यहाँ पर आ जाए। तो जैसे ही इसका 2f यहाँ पर आया, इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब अपने दूसरी तरफ 2f दूरी पर ही, f तो ये है, यहाँ पर इसका 2f पड़ेगा, तो 2f पर ही इमेज बनाती है और उतनी ही बड़ी बनाती है जितना बड़ा यहाँ पर बना था। तो ये वाले इमेज का नाम हमने रख दिया A'(B'). तो इस ये जो बीच में हमने एक लेंस लगा दिया, आप याद करें अभी तक टेलीस्कोप में 2 लेंस लगते थे, एक ऑब्जेक्टिव लगता था, एक आई पीस लगती थी, बस ऑब्जेक्टिव और आई पीस। अब बीच में एक लेंस और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। और इस लेंस का फंक्शन क्या है, ये सिर्फ किस काम के लिए लगाया गया है, ये सिर्फ इस काम के लिए लगाया गया है कि जो इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको ये क्या कर सके, उसको ये सीधा कर सके। और उसके लिए हमने कौन सा रूल इस्तेमाल किया इमेज फॉर्मेशन का, हमने रूल ये इस्तेमाल किया कि अगर किसी भी लेंस के सामने हम 2f दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो वो लेंस दूसरी तरफ 2f दूरी पर ही उतना ही बड़ा और उल्टा इमेज बनाता है। हमने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया, इसीलिए हमने इसको एडजस्ट करके ये 2f पर ले आए थे इसको। तो इसका प्रतिबिंब इसने उल्टा कर दिया, अगर ये ऐसे है तो इसने इसको ऐसा कर दिया, 2f दूरी पर ही बनाया, A'(B') हमने उसको मान लिया। इसके बाद अब हम अपनी ये आई पीस लगाते हैं। तो ये वाला जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है, यहां पर लगाया हमने आई पीस लगाया। आई पीस जिसे आप अभिनेत्र लेंस कहते हैं या इसको हिंदी में नेत्रिका भी कहा जाता है। तो ये आई पीस हमने यहां पर लगा लिया। अब जब ये आई पीस लगाया तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ई। और आप सभी लोग जानते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को FE से लिखा जाता है। तो अब हम चित्र में नहीं दिखा रहे हैं, आपने सब पढ़ लिया है तो आप सब जानते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को FE से लिखते हैं। अब इसको कैसे समायोजित करना है, इसको भी हमने थोड़ा सा आगे या पीछे खिसकाया और इसको हमने इस तरह से समायोजित किया कि इस लेंस का जो मुख्य फोकस है वो मुख्य फोकस इस वस्तु के इधर आ जाए। मतलब कहने का, इस लेंस का जो मुख्य फोकस होगा ये वस्तु उस मुख्य फोकस के अंदर रहनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इस लेंस का मुख्य फोकस यहां 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 नहीं होगा, कहां होगा, और इधर पड़ेगा। बात समझ में आई? इसलिए हमने इस लेंस को ऐसा सेट किया, बाई चांस मैंने मान लिया इसका मुख्य फोकस इस जगह पर पड़ता है FE। तो अब आप खुद समझ सकते हैं इस लेंस को हमने कैसे सेट किया। थोड़ा सा आगे या पीछे हमने इसको ऐसे खिसकाया कि इसका जो मुख्य फोकस था वो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके भी उधर चला जाए, ऐसा हमने इसको सेट कर दिया। अब अगर आप इस तरीके का समायोजन कर देंगे इसके लिए, तो अब आप खुद समझिए यहां पर अब कौन सा सिद्धांत लगने वाला है, कौन सा इमेज फॉर्मेशन का कौन सा टाइप यहां लगने वाला है। यहां लगने वाला है, अब इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगी। अगर ये वस्तु का काम करेगी तो ये जो वस्तु है वो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी है। और जब कोई वस्तु किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तो इसकी इमेज कहां बनती है? वस्तु की ओर बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है, आभासी होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक प्रकाश किरण तो प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे चली जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो लेंस अपनी क्षमता के अनुसार उसको मोड़ेगा और ये प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मैंने जगह के मुताबिक इसको मुख्य फोकस से नहीं मिलवाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ इमेज भी बनानी थी इसलिए। लेकिन अब आप समझदार हैं, आप रूल भी जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है
वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से जाएगी, जहां भी इसका मुख्य फोकस होगा वहां से पास होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये किरणें आगे तो फैलती जा रही हैं, तो हमने यहां पर आइज को सेट करके देखा और इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया। जब ये दोनों किरणें हमने पीछे बढ़ाई, इसको भी पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया, ये दोनों किरणें यहां कहीं पर मुझे काटती हुई नजर आई, प्रतीत होती हैं। अब अगर यहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो इसकी जो इमेज है वो यहां पर एक इमेज बन गई है इससे, ये फाइनल इमेज बनी। और ये कौन सी इमेज है? इसका नाम हम रख सकते हैं A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश। ये फाइनल इमेज बनी। और अब आप देख सकते हैं जब आप यहां से इसको देखेंगे तो ये इमेज आपको कैसी दिख रही है? ये इमेज आपको सीधी दिख रही है, दिख रही सीधी। तो ये जो टेलीस्कोप था हमारा, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, या जो हमारा इसको बोलते थे, और क्या बोला हमने उसको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें से जो चीज़ें हमको उल्टा दिखती थी, अब केवल हमने ऑब्जेक्टिव और आई पीस तो पहले भी लगते थे, एक लेंस मुझे और बीच में बढ़ाना पड़ा और इस लेंस की मदद से हमने इसको क्या कर लिया, प्रतिबिंब को सीधा कर लिया। बात समझ में? लेकिन चीज़ें हमको सीधा दिखना स्टार्ट हो गई। और इस प्रकार के टेलीस्कोप को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है पार्थिव दूरदर्शी। हिंदी में उसका नाम हमने क्या रखा? पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी इसलिए क्योंकि हम उससे कौन सी चीजें देखते हैं? पृथ्वी की चीजों को देखने के काम में लाते हैं, इसलिए हमने उसका नाम रखा पार्थिव दूरदर्शी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? एक लेंस इंक्रीज करना पड़ा। तो इस टेलीस्कोप का बेनिफिट क्या रहा? इस टेलीस्कोप का फायदा क्या हुआ? इस टेलीस्कोप का फायदा ये है कि प्रतिबिंबों को सीधा देख सकते हैं हम। और क्योंकि पृथ्वी की वस्तुओं को देखने के काम में लाते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए, पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं के सीधे प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। सीधे प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, ये इसका बेनिफिट हुआ। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हो गए हमारे। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, ये जितने भी लेंसेस टेलीस्कोप में अभी तक आप देख रहे हैं कि हम लेंस ही लेंस यूज कर रहे हैं, और लेंसों में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। इसलिए जो कल टेलीस्कोप देखा, 2 समायोजन हमने किए, वो वाला टेलीस्कोप और ये वाला टेलीस्कोप, सारे टेलीस्कोप्स में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो रहा है? सभी टेलीस्कोप में सिर्फ और सिर्फ लेंसेज यूज हो रहे हैं। और लेंसेज से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। लेंसेज से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए ये जितने भी टेलीस्कोप हैं जिनमें अपवर्तन होकर इमेज बनती है, अपवर्तन होकर इमेज बनती है, उन सारे टेलीस्कोप को हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी। इनके और क्या नाम रखे जाते हैं? इसी का नहीं, जिनमें लेंसेज यूज होते हैं उन सब के नाम क्या रखे जाते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी। अंग्रेजी में आप इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, या जो भी मतलब पढ़ी थी इससे पहले उसको बोलेंगे? दोनों को। हर उस टेलीस्कोप को जिसमें अपवर्तन होकर प्रतिबिंब बनेगा। और अपवर्तन होकर प्रतिबिंब किन में बनेगा? जहां लेंस यूज होंगे। तो जहां लेंस यूज होंगे उन सब के हम अपवर्तक दूरदर्शी कहा करेंगे, उन सबको। और इसका ये हमको फायदा मिल गया, लेकिन इसके कुछ हमको नुकसान भी हैं, इसके कुछ लॉसेस भी हैं।
क्या लॉसेस थे? लॉस, एक तो ये लॉस है, मैं आपको बताऊं, इसका एक लॉस ये है कि टेलीस्कोप आप जो देख रहे हैं, पहली बात तो अगर नॉर्मल टेलीस्कोप बनाते तो उसमें ये लेंस यूज नहीं करते हम। अगर ये लेंस यूज नहीं करते तो इस लेंस की वजह से टेलीस्कोप और ज्यादा लंबा हो गया है हमारा। समझ रहे हैं? टेलीस्कोप की कितनी लंबाई बढ़ गई है, देखो 2f तो ये बढ़ी और 2f इधर बढ़े। अगर ये ना लगाते तो आईपीस को सीधे इसके पास लगाते और इसका इमेज उल्टा बना के देख लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये लेंस नहीं लगता, ये नहीं लगता तो इतनी दूरी नहीं बढ़ाता, तो इस लेंस ने कितनी दूरी बढ़ा दिया इसकी, 2f इधर और 2f इधर। इस लेंस की वजह से टेलीस्कोप 4f के बराबर ज्यादा लंबा हो गया है। तो लॉस क्या है? नंबर 1 लॉस, नुकसान क्या है इससे? इससे नुकसान, पहला नुकसान है कि दूरदर्शी की लंबाई 4f बढ़ जाती है। दूरदर्शी की लंबाई में 4f की वृद्धि हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे वृद्धि हो जाती तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वृद्धि हो जाने से हमको बहुत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम उससे ये है, देखो पहली बात तो प्रकाश का जितनी बार अपवर्तन होगा उतनी बार लाइट को लेंस में से जाना पड़ेगा और उतनी बार लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उतनी बार कुछ ना कुछ तो चमक कम होगी ना प्रकाश की। और अगर चमक कम हो जाएगी तो लास्ट में जो हमको इमेज दिखेगी वो उतनी क्लियर नहीं दिखेगी। जबकि टेलीस्कोप में हमारा पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा लाइट हम अंदर लाएं ताकि इमेज हमको बहुत ब्राइट दिखे। लेकिन पर्पस तो लॉस हो गया ना हमारा, कि हमने सीधा तो कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से किरणों की तीव्रता कम हो जाएगी, प्रकाश की चमक कम हो जाएगी और इमेज उतना ब्राइट आपको नहीं दिखेगा। 4f की वृद्धि हो जाती है। दूसरा, प्रतिबिंब कम चमकीला बनता है। और क्यों कम चमकीला बनता है? समझ में आती है ये बात आपको? नहीं समझ में आया? क्योंकि अब ज्यादा लेंसेज से अपवर्तन होगा और जितनी बार अपवर्तन होगा उतनी बार लाइट की इंटेंसिटी लॉस हो जाएगी और इसलिए उतना ब्राइट इमेज आपको नहीं दिखेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सब लेंसेज हैं ग्लास के बने हुए, और ग्लास कैसे बनता है? ग्लास बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सिलिका क्या होती है? रेत, और रेत बहुत वजनदार होती है। तो अगर हम इतने लंबी बनाएंगे, इतने बड़े बड़े ग्लासेस के लेंसेज बनाएंगे, ये लेंसेज हम बहुत बड़े बड़े बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने अभी डिसाइड भी किया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जितने बड़े साइज का होगा उसकी लाइट गैदरिंग पावर उतनी ज़्यादा आ जाएगी। तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सब लेंस कैसे बनाना चाहते हैं? बड़े साइज के। हम इनको 1-1 मीटर का लेंस बनाना चाहते हैं। अब 1 मीटर का लेंस आप बनाएंगे, 3-3 फुट 1-1 मीटर के लेंस। एक तो इतने बड़े लेंस हमारे लिए ढालना बहुत मुश्किल होता है, ग्लास का इतना बड़ा लेंस हम ढाल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होती है। दूसरी चीज, जब आप सोचिए कि लेंस में कांच का बना होगा, और कांच क्या है? सिलिका, रेत से बना होता है, और रेत बहुत वजनदार होती है। आप इतनी सी भी रेत लीजिए उसका वेट बहुत रहता है। तो अगर रेत से बनाएंगे और 1-1 मीटर एपर्चर वाले लेंसेज बनाएंगे तो लेंस का वजन ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब लेंस का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3-3 लेंस लगे हुए, वेट इनके एक से बढ़कर एक, तो इनको हम जिस नली में लगाएंगे, जिस ट्यूब में लगाएंगे, वो ट्यूब भी हमको बड़ी भारी बनानी पड़ेगी। हल्की ट्यूब से काम नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो क्योंकि लेंस किस चीज के बने हैं? ग्लास के। ग्लास का ऐसे बनता है सिलिका से। सिलिका क्या है? रेत। रेत बहुत वजनदार होती है, इसलिए बड़े लेंस बनाने में प्रॉब्लम भी आती है, वेट भी बहुत ज्यादा इनका होता है। अब इतने वेट को संभालने के लिए हम जो नली बनाएंगे जिसमें के अंदर इनको लगाएंगे, वो नली भी हम स्टील की बनाएंगे क्योंकि नली भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब स्टील की नली बनेगी, इतने भारी भारी लेंसेज बनेंगे, तो जो टेलीस्कोप बनेगा जाके वो इतना भारी बनेगा कि आप हैंडल नहीं कर सकते उसको, आप ऐसा उसको उठा के नहीं काम कर सकते। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
हम उसके लिए मशीनें लगानी पड़ेंगी, मोटर लगानी पड़ेगी और हम उसको मोटर से ऑपरेट करना पड़ेगा हमको उसको। तो हैवी मशीन्स लगाकर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, आपके लिए आसान नहीं होगा हैंडलिंग उसकी। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसका क्या हो जाएगा, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? थर्ड प्रॉब्लम क्या हो गई, अधिक भारी होती है। इसका संचालन बहुत मुश्किल होता है। इसके संचालन में हमको बड़ी मुश्किल होती है, आसानी से हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मोटर और मशीन्स लगा के रखनी पड़ती। इतना वजनदार ये आपका हो जाएगा। तो फायदा कौन सा मिला कि सीधा कर दिया इसने, लेकिन लॉसेस भी हैं। लंबाई में 4f की वृद्धि हो गई, प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा, आप अधिक भारी होती है, इसका संचालन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी और एक देखो, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाता है, क्योंकि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंस यूज कर रहे हैं, तो इसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाता है। इसमें गोलीय, इससे जो प्रतिबिंब बनेंगे उनमें गोलीय विपथन का दोष रहता है, स्फेरिकल एबेरेशन। नेक्स्ट, क्योंकि सब लेंस यूज हो रहे हैं इसलिए इनमें वर्ण विपथन का दोष भी आ जाता है। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन, इन दोषों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वर्ण विपथन का भी दोष आ जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी इन टेलीस्कोप में। फिलहाल इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी तो दो प्रॉब्लम इसकी है केवल, ये वाली दो, कि 4f वृद्धि हो जाएगी और प्रतिबिंब कम चमकीला बनता है। ठीक है, और आगे की जो प्रॉब्लम्स ये किसकी हैं, ये सारे अपवर्तक दूरदर्शियों की दिक्कतें हैं, क्योंकि लेंस तो सब में यूज कर रहे हैं ना हम। तो ये सब की प्रॉब्लम है कि भारी बहुत होता है, इसका संचालन बड़ा मुश्किल रहता है। गोलीय विपथन का दोष उसमें आ जाता है क्योंकि लेंस यूज होते हैं। वर्ण विपथन का दोष आ जाता है क्योंकि लेंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है दोष ज्यादा है, फायदे कम है। तो फिर कौन सा टेलीस्कोप यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, अभी जो पहले पढ़ा था इससे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे अगर आपको पृथ्वी की चीजें देखनी है तो आप इसको यूज कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स मैंने बता दी हैं और ये सारी चीजें आप आपके सामने हैं। हाँ, ऐसा एक टेलीस्कोप और भी बनाया गया था जो पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को सीधा दिखाता था। वो टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने, इसीलिए उसको गैलीलियन टेलीस्कोप कहा जाता है। गैलीलियन टेलीस्कोप, इसको कौन सा टेलीस्कोप कहा गया, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, पार्थिव दूरदर्शी। पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं के सीधे प्रतिबिंब देखने के लिए एक तो ये है, एक और किसने बनाया था, गैलीलियन टेलीस्कोप था, गैलीलियो ने बनाया था उसको। ये जो टेलीस्कोप बना था इसमें एक उत्तल लेंस यूज किया था उन्होंने और उसके साथ एक अवतल लेंस का यूज किया हुआ था। अब एक उत्तल लेंस लगाया उन्होंने, एक अवतल लेंस लगाया और उसकी मदद से प्रतिबिंब को सीधा बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इसका मैग्निफिकेशन बहुत कम था। आवर्धन क्षमता इस जो दूरदर्शी थी, आवर्धन क्षमता ये कैसी थी इसकी, बहुत कम, ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता था। दूसरा, ये ओल्ड मॉडल भी था जिसकी वजह से हमने इसको बनाना बंद कर दिया। अब ये नहीं बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अभी भी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मार्केट में एक दूरबीन मिलती है, छोटी सी दूरबीन मिलती है, बच्चे ले आते हैं उसको, उसमें अभी भी गैलीलियन टेलीस्कोप ही है। वो गैलीलियन टेलीस्कोप में उसमें एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस का यूज करके उसको बनाया जाता है। तो मार्केट में या मेले में आप जब जाते हैं तो वहां से जो दूरबीन बिक रही होती है
वो दूरबीन जब आप लाते हैं, वो दूरबीन आज भी गैलीलियन टेलीस्कोप ही है, उसमें एक उत्तल और एक अवतल लेंस यूज हुआ है। पर अब इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया, एक तो ओल्ड मॉडल है बहुत ज़्यादा ये, और दूसरा मैग्निफिकेशन नहीं करता ज़्यादा, इसका मैग्निफिकेशन बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। और वैसे हम दूर की चीज़ों को बड़ा करके देखना चाहते, तो जब मैग्निफिकेशन ही इसका कम होगा तो हम इसको यूज़ करके क्या करेंगे, इसलिए हम इसको बनाते नहीं हैं। तो हम भी इसके डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो बातें आ रही हैं। गोलीय विपथन का दोष क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा। जो लेंसेज होते हैं, देखिए लेंसों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार। लेंसों की आकृति किस प्रकार की होती है, गोलाकार सरफेस इनकी होती है। गोलाकार सरफेस की वजह से इनमें एक डिफेक्ट होता है, इनमें ये डिफेक्ट होता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक जाती हैं, और कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो मुख्य अक्ष से दूर जा रही होंगी। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के दूर से, जैसे ये किरण मुख्य अक्ष के दूर से जा रही है, इन किरणों को बोला जाता है सीमांत किरणें। और जो मुख्य अक्ष के नजदीक से जाती हैं, इनको उपाक्षीय किरणें कहा जाता है, कोएक्सियल रेज। तो लेंस अपनी गोलीय आकृति की वजह से क्या कर देता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर से जाती हैं उनको यहां पास में फोकस कर देता है, और जो किरणें मुख्य अक्ष के नजदीक से जाती हैं उनको यहां दूर जाकर फोकस करता है, ऐसे यहां पर। तो अब आप देखेंगे, आपने इसको चंद्रमा के सामने लगाया, अब चंद्रमा के सामने लगाया तो यहां आप देखेंगे यहां से यहां तक पूरा वो चंद्रमा फैला हुआ दिखेगा। ऐसे आप देखोगे एक सर्कुलर आपको मून दिखता है बढ़िया व्हाइट कलर का। लेकिन जब आप इस लेंस लगा देते हो तो यहां से यहां तक पूरा मून वो फैला दिखेगा, ब्लड दिखेगा, धुंधला दिखता है। तो ये वाला दोष लेंस में आता है, किस वजह से, उसकी गोलीय आकृति की वजह से, उसके स्फेरिकल फिगर की वजह से ये वाला डिफेक्ट लेंस में होता ही है, और लेंस ही हम यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये कौन सा दोष होता है, गोलीय विपथन। इसी में एक डिफेक्ट और है जिसको बोलते हैं वर्ण विपथन, क्रोमैटिक एबेरेशन। गोलीय विपथन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन, और वर्ण विपथन को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमैटिक एबेरेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन में क्या होता है, ये जो लेंसेज होते हैं, हाँ, ये कौन से दोष के बारे में मैंने बताया यहां पर, गोलीय विपथन। कारण क्या है गोलीय विपथन का, लेंस की गोलीय आकृति, ये इसका रीजन है। अब आप देखो वर्ण विपथन किसको कहते हैं। वर्ण विपथन में क्या होता है कि जब हम प्रकाश किरणें ऐसे भेजते हैं, वस्तु से प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आई, इनको कहाँ मिलना चाहिए, मुख्य फोकस पर या फोकस तल पर? मुख्य फोकस पर मिलना चाहिए कि फोकस तल पर मिलना चाहिए? मुख्य फोकस पर, क्योंकि ये आपस में तो समांतर हैं ही, मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, इसलिए इनको मुख्य फोकस पर मिलना चाहिए। पर हम क्या देखते हैं, जब लेंस से ये निकलती हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेंस के अगर छोटे छोटे टुकड़े आप कर दो तो इसका हर टुकड़ा किसकी तरह बिहेव करता है, प्रिज्म की तरह, और प्रिज्म अपने अंदर से किरणों को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। तो वो 7 रंगों में किरणें डिवाइड हो जाती हैं, जिनमें से जैसे सबसे एक तरफ कलर मिलेगा रेड और दूसरी तरफ कौन मिलता है, वायलेट। तो उसमें फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा था आपने, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। किसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होता है, याद है? रेड और वायलेट में किस कलर का म्यू ज्यादा होता है? वायलेट का म्यू ज्यादा होता है। हाँ, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है और वायलेट का म्यू ज्यादा होता है। अब वायलेट का अगर म्यू ज्यादा है
तो वॉयलेट की फोकल लेंथ कैसी होगी, कम। तो यहां से जब वॉयलेट कलर निकलता है तो वो यहां मिल जाती हैं वॉयलेट कलर की किरणें, और जो रेड कलर डिवाइड होता है वो यहां जाकर मिलता है ऐसे, और बाकी कलर इसके बीच में रहते हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग। तो अब अगर लेंस को सामने लगाते हो आप, मून के सामने आपने लगाया, तो आप क्या देखते हो, बिना लेंस के देखोगे मून एक दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा, और इससे लेंस से लगा के देखते हो तो आपको देखोगे कि 5-6 मून दिखते हैं, और वो 5-6 मून में एक रेड कलर का है, एक वायलेट भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ऐसे 5-6 मून आपको दिखते हैं। तो ये तो अच्छा इमेज नहीं है। इमेज तो हम उसको अच्छा बोलेंगे कि जैसी वस्तु है वैसा ही बिल्कुल हमको दिखाए वो, तो ये अच्छा नहीं है। ये कौन सा दोष के बारे में मैंने बात करी, इस दोष का नाम है वर्ण विपथन। वर्ण विपथन का कारण क्या है, वर्ण विपथन का मेन कारण है अपवर्तन। वर्ण विपथन का मेन कारण क्या है, अपवर्तन। ये इसका मुख्य रीजन है। कैसे, क्योंकि प्रकाश किरण जाती है और जब बाहर निकलती है 7 रंग में डिवाइड हो जाती है। अगर अपवर्तन ना होता तो ये 7 रंग डिवाइड नहीं होते। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो क्या है, अपवर्तन। तो इतने सारे दोष, फायदा, उसके लॉसेस क्या हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप क्या होता है, गोलीय विपथन और वर्ण विपथन का दोष किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। क्या इन दोषों को हम दूर नहीं कर सकते, तो आंसर है इन दोषों को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा टेलीस्कोप बनेगा उसमें हम लेंस नहीं लगाएंगे भाई, उसमें हम मिरर यूज करेंगे, दर्पण। क्या यूज करेंगे उसमें, दर्पण का यूज करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे हमने 1 बाय 1 उसके सारे डिफेक्ट्स, सारे दोष जो उसमें लॉसेज हैं वो सब हम वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग आते हैं जिसमें हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, जिसमें मिरर का यूज करेंगे, और उन दूरदर्शियों को हम बोला करेंगे परावर्तक दूरदर्शी। क्यों, क्योंकि अब उसमें अपवर्तन नहीं होगा। जो इमेज बनेगी वो मुख्य रूप से किसकी वजह से बनेगी, परावर्तन की वजह से बनेगी, इसलिए उसको हम बोला करेंगे परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तो आपने अपवर्तक दूरदर्शियों में जितने भी लॉसेस देखे, जो भी हमारे नुकसान होते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जो टेलीस्कोप बनाते हैं वो टेलीस्कोप होता है परावर्तक दूरदर्शी, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है ये। इसमें मुख्य रूप से जो इमेज बना करेगी वो इमेज प्रकाश के परावर्तन से बनेगी। कैसे प्रकाश के परावर्तन से बनेगी, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हम मिरर का यूज करेंगे, मिरर मीन्स दर्पण, तो इसमें हम दर्पण का यूज करेंगे। अब कौन से दर्पण का यूज करेंगे, हमारे पास तो 3 दर्पण है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आंसर हम इन तीनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे, हम इन तीनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। हम एक चौथे टाइप का मिरर यूज करेंगे और वो होगा परवलयाकार दर्पण। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे, परवलयाकार दर्पण का हम प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बनाता हूं। ये देखिए, हमने एक परवलयाकार दर्पण यहां पर बनाया। परवलयाकार दर्पण में तो एक तरफ पॉलिश रहनी चाहिए, तो इधर की तरफ पॉलिश है, और ये दर्पण का आकार किस तरीके का है, परवलय के आकार का। मैथमेटिक्स में क्लास 11th में आपने परवलय पढ़ा हुआ है, कोनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ते हैं आप। तो ये परवलय के आकार का मिरर यहां पर लगाया जाएगा। इधर क्या लगी हुई है, पॉलिश, और इसके अंदर साइड में प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे प्रकाश किरणें इस तरह से आएंगी और बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी। इस बार वस्तु हमने इधर अनंत में मान लिया, अभी तक इधर मान लेते थे,
अनंत पर लेना है, इधर लो उधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत पर वस्तु कहीं रखी हुई है और वहां से ऐसे किरणें आएंगी, देखो, और ये सब किरणें आपस में कैसी रहेंगी? सारी किरणें आपस में समांतर रहेंगी, ठीक है। ये सब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होंगी, ऐसे। और पैराबोलिक मिरर की एक खास बात ये होती है कि ये जो सारी प्रकाश किरणें, ये सब लाइट रेस कहां से आ रही हैं? अनंत से। अनंत से आ रही हैं और अनंत पर ही कहीं पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा और दूर यहां बना देते हैं। अनंत पर ही ऑब्जेक्ट है और यहां से प्रकाश किरणें ऐसा चल के आ रही हैं, इस तरह से। अच्छा, ये परवलयाकार दर्पण की एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये सभी प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर फोकस कर देता है। तो ये वाली प्रकाश किरण जो ऐसे आएगी, ये वाली प्रकाश किरण भी यहां पर आकर मिलेगी, ये वाली प्रकाश किरण भी यहां पर आएगी, ये वाली लाइट रे भी यहां पर आएगी, ये वाली लाइट रे भी यहां पर आएगी। तो ये जब प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी तो अंदर प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। ऐसे आएगी और परावर्तित होके ये सारी की सारी प्रकाश किरणें यहां पर मिलेंगी आकर के। अब देखो ध्यान से, ये फिगर कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं आया? दर्पण कौन सा हमने लगाया बताइए? यहां पर हमने दर्पण लगाया परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक मिरर कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, पैराबोलिक मिरर, ठीक है। अच्छा, तो ये पैराबोलिक मिरर लगाया, इसमें इधर क्या लगी हुई है? पॉलिश। और अंदर साइड से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन होगा अंदर की तरफ से। हमने जब इसको ऐसा लगाया तो वो दूर ऑब्जेक्ट कहीं अनंत पे है, वहां से जो भी प्रकाश किरणें आ रही थी वो दर्पण पर टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है कि परावर्तन? परावर्तन। और ये सब प्रकाश किरणें जो आई सबको उसने परावर्तित करके एक पॉइंट पर यहां फोकस कर दिया। समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें से जो डिफेक्ट थे वो खत्म हुए या खत्म नहीं हुए? चेक कर लेते हैं। एक डिफेक्ट कौन सा था? गोलीय विपथन का दोष था। गोलीय विपथन का दोष का कारण क्या था? गोलीय आकृति। तो क्या ये गोले की आकृति का है? ये परवलय की आकृति का है। तो गोलीय विपथन का दोष आता ही क्यों है? गोलीय आकृति की वजह से, और इसकी आकृति गोलाकार नहीं है। तो एक दोष तो खत्म। कौन सा दोष खत्म? गोलीय विपथन वाला डिफेक्ट खत्म हो गया। गोलीय विपथन को हमने क्या कर लिया? करेक्ट कर लिया। दूसरा डिफेक्ट था वर्ण विपथन। बताइए, वर्ण विपथन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे हो गया? वर्ण विपथन का मुख्य कारण क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि वर्ण विपथन का मुख्य कारण है अपवर्तन। यहां अपवर्तन हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इसलिए वर्ण विपथन का दोष भी क्या हो गया? ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। समझ नहीं आई बात आपको? अच्छा, थर्ड डिफेक्ट कौन सा था? हैवी वेट। बहुत भारी बनती थी ना, हम बहुत बड़े बड़े जो टेलीस्कोप बनाते थे इतने भारी बनते थे कि हैंडल करना उनको बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा मुश्किल होता था। और मशीनें लगानी पड़ती थी, मोटर लगा के ऑपरेट करते थे हम उसको। ये बड़ा मुश्किल था, एक ये भी कठिनाई थी। तो ये भी कठिनाई दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? ऐसे दूर हो गई कि इसका हमने जो रिफ्लेक्टर है वो कौन सा बनाया है? परवलयाकार दर्पण। क्या आपने पैराबोलिक मिरर देखे हैं कभी? कभी नहीं देखे? आप झूठ बोलते हैं, आपने देखे।
आपने अपनी छत पर लगा डिश एंटीना देखा, पैराबोलिक मिरर है वो, ऐसा बनता है। छतरी देखी है ना डिश की, छाता देखा है ना, हाँ, तो आपने जो छतरी देखी है वो पैराबोलिक मिरर है। आपने टॉर्च आपने देखी कभी? टॉर्च जला के आप रात में रास्ता देखते हैं, तो टॉर्च जब अगला हिस्सा उसका खोलते हैं आप, तो बल्ब लगा रहता है और बल्ब के पीछे ऐसा एक गोल गोल, जिसको कटोरी बोल देते हैं आप, कटोरी लगी रहती है, कटोरी में एक छेद होता है, उसी से बल्ब आगे निकला रहता है, वो देखा है, वो पैराबोलिक मिरर है। आपने अपनी गाड़ियों में, कारों में, बाइक में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं हेडलाइट में, आप कभी भी उनके हेडलाइट में झांक के देखें तो जो बल्ब ऐसे रहेगा, ऐसा बल्ब है, और उसके पीछे साइड आप यहां देखें सिल्वर कलर की पॉलिश की हुई रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, वो पैराबोलिक मिरर है। तो पैराबोलिक मिरर कोई नई चीज नहीं होते, डिश एंटीना ही पैराबोलिक मिरर है। और बात हम किसकी कर रहे थे? हैवी वेट होते हैं अपवर्तक दूरदर्शी जितने भी होते हैं, और डिश एंटीना, इतना बड़ा डिश एंटीना होता है और आप कभी भी उसको उठा के देखो, आधा किलो भी नहीं होता वो वजन में। समझ आ रहा है? और हम चाहें तो उसके 10-10 मीटर के एपर्चर बना सकते हैं, 10-10 मीटर के एपर्चर हम बना सकते हैं, 3 मीटर 4 मीटर के एपर्चर बनाते हैं। क्यों? हमारा मकसद ही है, हम ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस को अंदर लाना चाहते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर उसमें 10 मीटर का भी आप बना लो तो भी वो इतना हल्का रहेगा कि एक अकेला व्यक्ति उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकता है, इतना हल्का वो रहता है। तो हैवी वेट वाली प्रॉब्लम भी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। आपको नहीं समझ में आया कि कैसे हो जाएगा? भाई आपने कभी अपनी छत में लगी डिश वाली छतरी को उठा के देखा है ना सब लोगों ने, आप खुद महसूस कीजिए कितनी हल्की रहती है, इतनी बड़ी है, और उस छतरी को हम बहुत बड़ी बड़ी बना सकते हैं, 3 फुट 4 फुट 8 फुट, इतनी बड़ी बड़ी बना सकते हैं। और जितनी बड़ी छतरी बनाओगे उतनी ज्यादा लाइट आएगी उसमें, उतनी ज्यादा लाइट आएगी, उतना ज्यादा चमकीला इमेज बनेगा। तो ये क्या बन रहा है यहां पर? इमेज। समझ में आया? तीनों डिफेक्ट खत्म। हल्का भी कर लिया हमने, हल्का करने के साथ साथ इतना बड़ा भी बना सकते हैं उसको हम कि बहुत सारी लाइट उसके अंदर आ सकती है। तो सारे डिफेक्ट परावर्तक दूरदर्शी में जाके क्या हो गए? कंप्लीट। लेकिन कुछ दिखा नहीं अभी हमको। क्यों? क्योंकि जो किरणें आ रही थी वो तो सब यहां कैसी इमेज बना दिया? पॉइंट जैसे। हमको तो कुछ दिखा नहीं, पॉइंट हमको दिखेगा तो हम जान नहीं पाएंगे। एक मून का इमेज, एक प्लेनेट का इमेज, स्टार का इमेज आपको पॉइंट जैसा दिखेगा, आप क्या समझोगे कि ये क्या है? नहीं समझ पाओगे। तो इसमें हुआ क्या, ये टेलीस्कोप भी न्यूटन ने ही बनाया था, तो इस टेलीस्कोप को भी हमने क्या बोला है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब आप सोचेंगे कि क्या सारे टेलीस्कोप न्यूटन बनाते रहते थे? न्यूटन ने जो पहला टेलीस्कोप बनाया था, क्योंकि उसमें वो प्रॉब्लम्स आई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस जब उन्होंने किया तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये भी बनाया। तो ये वाला टेलीस्कोप भी किसने बनाया था? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो हम इमेज को कैसे देखेंगे? देखो, अगर इस इमेज को देखना है तो यहां से किरणें सब ऐसे आ रही हैं, ये जो भी रेज हैं वो ऐसे जा रही है ना, तो अब यहां पर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाइए, यहां पर क्या लगाइए? मैग्नीफाइंग ग्लास यहां लगाइए, जिसे आप सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब आप यहां मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे, ये सारी किरणें जाके इस पे पड़ेंगी और आपको एक क्लियर इमेज दिखाई देगी, और बहुत चमकीली बढ़िया इमेज दिखती है। बहुत चमकीली क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका एपर्चर हमने 8 फुट का बनाया है, 8 फुट का एपर्चर बनाया, बहुत सारी किरणें इसमें आकर पड़ी और वो बहुत सारी किरणें यहां पर आ रही हैं। इसकी लाइट गैदरिंग पावर इंक्रीज कर दी है हमने, इतनी ज्यादा प्रकाश आता है कि आप बहुत ब्राइट इमेज देख सकते हैं इसमें से। और जैसे ही यहां पर ये लेंस लगाएंगे तो आप यहां से जब देखेंगे, अब लेंस यहां लगाया है तो कहां से देखना पड़ेगा आपको? यहां से देखना पड़ेगा। तो जब यहां से आप देखेंगे तो आपको ये इमेज किसका बना हुआ है?
अनंत से जिस वस्तु से किरणें आई हैं उसी का पॉइंट जैसा इमेज बना था, अब उसी को हमने इससे क्या कर लिया, इससे हमने उसका बड़ा कर लिया, और बड़ा करके हम उसको देखते हैं तो वो चीज हमको दिखती है। लेकिन जब न्यूटन ने इसको बनाया तो इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ा। कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? ये जो हमने डिस्क की छतरी बनाई है, ये हमने बनाई है 10 फुट की। ये भारी छाता बना है इसका, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा छाता बना है इसने सब ने, और ये छाता हम कैसा लगाएंगे? ऐसे तो लगाओगे नहीं आप, ऐसा ऊपर की तरफ लगाओगे कि ऐसा लगाओगे? पृथ्वी की चीजें देखनी है या खगोलीय चीजें देखनी है आपको? आसमान की चीजें देखनी है, स्टार्स देखनी है, तो आप ऐसा तिरछा लगाओगे ऊपर की तरफ। अब जब ऊपर की तरफ लगाओगे ये किरणें, और ये आपने 10 फुट का बनाया है, 8 मीटर का बना रखा है, ये भारी छतरी बनाई है आपने, और ऐसा तिरछा लगाया है आपने, इसको तिरछा लगाया है, ये वहां इमेज बन रही है जाके। अब उस इमेज के पीछे जाके हम लेंस लगाएंगे और उसके पीछे खड़े होकर देखेंगे, तो हमको कहां जाना पड़ेगा? आंसर है आपको 20 फुट ऊपर जाके देखना पड़ेगा। इतना ऊपर बनेगा जाके वो। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? नहीं समझ आई? मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, समझ आया? हमने 8 मीटर का छाता बनाया इसका, ये तो रिफ्लेक्टर, और उसको ऐसा रखते तो फिर भी हम जमीन पे रहते, उसको ऐसा तिरछा लगाया है हमने। अब इसने इमेज यहां बनाई है 20 फुट ऊपर। अब 20 फुट ऊपर जाओ पहले आप जमीन से, वहां जाके अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ और उसके पीछे खड़े होके देखो, तो उसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा अर्थ से। मान लिया एग्जाम्पल के रूप में कि आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, कितना ऊंचा? 20 फीट ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप कैसे जाओगे जमीन से 20 फीट ऊपर? कैसे पहुंचोगे आप? इसका मतलब आप यहां पर एक मचान बनाओगे, मचान में चढ़ोगे, और मचान में चढ़ के, और न सिर्फ चढ़ के देखना है बल्कि सेटिंग करने के लिए आगे पीछे एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। तो मचान और चौड़ा बनाओ ताकि उसके पीछे और उसके आगे हम जा सकें। एक तो 20 फुट ऊंचा मचान बनेगा, मचान में काफी जगह चाहिए, और उस मचान में चढ़ के देखना है। और देखना कब है? रात के 12 बजे, क्योंकि स्टार कब मिलेंगे आपको? स्टार तो दिन में नहीं मिलेंगे, स्टार तो आपको देखने को मिलेंगे रात को 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, इतने बजे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था जो कि किसके द्वारा फेस किया गया? बना तो लिया, इमेज भी क्लियर आया, सारे डिफेक्ट्स भी दूर कर लिए हमने न्यूटन ने, लेकिन इसका एक ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमने अगर 8 मीटर की छतरी बना ली तो ये 20 फुट ऊपर जाके हम वहां पर मचान बनाएं, मचान में काफी जगह रखें, उसके बाद रात के 12 बजे 1 बजे चढ़ के वहां से हम स्टार देखें जाके। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को भी फिर से न्यूटन को फेस करना पड़ा, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी उनको फेस करना पड़ा ये वाली प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अब कैसे दूर किया जाए? ये दूर हुई कि नहीं हुई? तो आंसर है दूर तो हुई, और बड़े अच्छे से दूर की गई। किसने दूर किया? इसको फिर न्यूटन दूर नहीं कर पाए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कैसेग्रेन। कैसेग्रेन उनका नाम था। बहुत सारे बच्चे बहुत हंसते हैं, बोलते हैं कि मचान में चढ़े होंगे तो कह रहे होंगे कैसे गिरेन। अब अगर कैसे गिरेन तो उसी से याद रख लो आप कि कौन से वैज्ञानिक आए। कैसेग्रेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूटन के द्वारा फेस की गई इस प्रॉब्लम को बड़ी इजीली और इतना बढ़िया दूर कर दिया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। कैसे? देखो, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने ये जो किरणें यहां से आ रही थी, उन्होंने क्या किया कि यहां पर किरणें एक दूसरे से यहां मिलती, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया किरणों को। ये किरणें परावर्तित होकर यहां पर मिलने वाली थी, तो उन्होंने यहां मिलने नहीं दिया किरणों को। उन्होंने यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, ऐसा एक रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो जब किरणें यहां से आई
ऐसे पहुंची, इस पर पड़ गई, तो पीछे तो अब जा नहीं पाएंगे अपवर्तक परावर्तक के, वो पीछे नहीं जा पाएंगी और वो किरणें क्या होंगी, फिर परावर्तित हो जाएंगी। तो परावर्तित होके कहां पर आएंगी, मैं ऐसे ही बना देता हूं, परावर्तित होके ये प्रकाश किरणें यहां पर आ जाएगी, ये वाली यहां पर आ जाएगी, ये वाली यहां पर आ जाएगी, ये वाली प्रकाश किरण यहां पर आ जाएगी। ये ऐसा रिफ्लेक्टर उन्होंने लगाया। ये कौन सा रिफ्लेक्टर है, उत्तल गोलीय दर्पण है कि अवतल गोलीय दर्पण है, उत्तल गोलीय दर्पण है। तो यहां पर उन्होंने एक उत्तल गोलीय दर्पण लगा दिया। किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती, उससे पहले ही उन्होंने एक उत्तल गोलीय दर्पण लगा दिया, ये उन्होंने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया। और ये रिफ्लेक्टर ने क्या किया, सारी प्रकाश किरणों को मोड़ करके यहां से पीछे भेज दिया। अब आप सोचो कि पीछे तो निकल नहीं पाएंगी, ये तो छतरी में मिरर लगा था, तो पीछे कैसे निकल गई। तो उन्होंने यहां एक छोटा सा पंक्चर कर दिया, एक छोटा सा छेद वहां पर बना दिया छतरी में। अब आप ये भी पूछ सकते हो, सोच सकते हो कि छतरी तो हमने 8 मीटर की इसलिए बनाई थी ज्यादा से ज्यादा लाइट आवे, और आपने तो उसमें छेद कर दिया, तो अब ज्यादा से ज्यादा लाइट कैसे आएगी। तो 8 मीटर का उसका अपर्चर है, इतना बड़ा छेद कर देने से 8 मीटर के अपर्चर की लाइट गैदरिंग पावर में कोई ज्यादा बहुत खास परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा ना। अगर यहां पर 1 करोड़ किरणें आ रही हैं, 10 करोड़ किरणें आ रही हैं, और इस छोटे से छेद से कितना फर्क पड़ जाएगा, 10-20 किरणें कम हो जाएंगी। तो एक 10 करोड़ किरणों में 10-20 या 100-200 किरणों के कम पड़ जाने से उसमें प्रतिबिंब की चमक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये सब किरणें यहां पर निकल के आई। जब यहां निकल के आई, फिर यहां पर उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया। यहां पर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और यहां सारी किरणें क्योंकि पहुंच रही थी, और ये सारी किरणें जब लेंस पर पहुंची, इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और इमेज को कैसा कर दिया, बड़ा कर दिया। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, इमेज को बड़े आकार में दिखाता है आपको। तो उन्होंने इससे इमेज को बड़ा करके देख लिया। अब इमेज देखनी है, कहां जाना पड़ेगा आपको, हाँ, अब आपको मचान नहीं बनाना है। ये आपने छाता कैसा लगाया है, ऐसा, और सारी किरणें निकल के यहां पर आ रही हैं। और यहां पर अगर ग्लास लगाएंगे तो इस इमेज को देखने के लिए कहां बैठना पड़ेगा, यहां जमीन में। तो जमीन में बढ़िया यहां पर एक चेयर डाल लो, चेयर डाल के उसमें बैठ जाओ, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ, इमेज देखो। अब आपको मचान नहीं बनानी। तो ये वाली प्रॉब्लम किसने दूर कर दी, कैसे ग्रेन ने ये वाली प्रॉब्लम दूर कर दी। इसलिए इस टेलीस्कोप का भी नाम पड़ गया बाद में कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप। देखो बेसिकली ये टेलीस्कोप किसका था, न्यूटन का ही था। तो ये जो क्रेडिट है इस टेलीस्कोप का, ये क्रेडिट फिर भी न्यूटन को ही जाता है। लेकिन कैसे ग्रेन ने इसमें केवल क्या किया था, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर दिया था, एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया था, एक छोटा सा सुधार कर दिया था। इस वजह से हम इसको क्या बोलने लगे थे, कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप। तो बेसिकली ये टेलीस्कोप किसका है, न्यूटन का ही है। तो कैसे ग्रेन का इसमें क्या हाथ है, कैसे ग्रेन का इतना योगदान है इस पे कि उन्होंने केवल ये थोड़ा सा सुधार जो कर दिया, उसकी वजह से इस टेलीस्कोप को जब ये वाला बना दिया जाता है तो इसको कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। और ये टेलीस्कोप बहुत अच्छा टेलीस्कोप है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इससे जो इमेज बनता है वो बड़ा ब्राइट बनता है, और आसमान की चीजें, खगोलीय जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, आप इनसे बड़ी आसानी से उनके बड़े आकार के प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने किसके बारे में करी, टेलीस्कोप के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उससे इमेज बनती हैं, मैग्निफिकेशंस देखे, क्या प्रॉब्लम्स आई, इमेज सीधा कैसे किया हमने, बहुत सारी चीजें, उसके बीच में आने वाली सारी बातें हमने एक एक करके आपको बता दिया है। और लास्ट में जाकर ये कौन से टेलीस्कोप के बारे में हमने बात की है, परावर्तक दूरदर्शी। ये भी बेसिकली न्यूटोनियन टेलीस्कोप ही था।
जिसमें हमने परवलयाकार दर्पण का यूज किया हुआ है और इससे इमेज बहुत क्लियर और ब्राइट बनता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में किसको यूज करना ज्यादा सुइटेबल है, किसको यूज करना प्रेफर करेंगे आप? परावर्तक दूरदर्शी को यूज करना प्रेफर करेंगे। आसान भी है और सबसे बड़ी बात तो इससे जो इमेज हमको दिखाई देती है दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी ब्राइट इमेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से जुड़ी सारी बात आपने पढ़ ली है। इसके आगे हम जब मिलेंगे तो जो भी इसके आगे सिलेबस में होगा उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।